So today we start with the theory of the chapter thermodynamics. This is the chapter thermodynamics of physics here. So we'll just firstly shortly look at some theoretical points, and then we'll proceed on to questions to get a clear view of the concepts. This chapter has become quite important from the JEE point of view, as direct questions come from this. I mean direct formula applications. There's not much scope for visualization as in the rest of the physics. So okay, yeah, we'll start with the theory. तो सबसे पहले हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डील करेंगे. ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि अगर एक बॉडी है ए वो अगर एक दूसरी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक दूसरी बॉडी है बी वो भी उसी बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए और बी एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. That's right. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर इसका टेम्परेचर T है और इसका टेम्परेचर T है, तो ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. करेक्ट. ठीक है. तो स्टेटमेंट ये बोलता है इफ बॉडीज ए एंड बी are each in thermal equilibrium with a body C, then they are in thermal equilibrium with each other. Right. उसके बाद हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर के तीनों फेसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे. मतलब जो आइस है, जो वाटर है और जो गैसियस स्टेट है, माने जो वेपर है, वो तीनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ये वाटर के लिए ये टेम्परेचर 273.16 केल्विन होता है. तो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आइडल गैस की इक्वेशन होती है PV = nRT. और टेम्परेचर को मेजर करने के बहुत सारे 3 स्केल्स होते हैं जो मेनली यूज होते हैं. एक होता है सेल्सियस पे, एक होता है केल्विन स्केल पे और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे. अब इन तीनों में कुछ रिलेशनशिप होती है, बिकॉज डिफरेंट फॉर्मूले में हमें अलग अलग तरीके से अप्लाई टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स में लेना होता है. तो टेम्परेचर इन सेल्सियस = टेम्परेचर इन केल्विन -273.15 डिग्रीज. टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल = 9/5 टाइम्स टेम्परेचर एट सेल्सियस प्लस 32 डिग्री. तो जनरली हम ऐसा यूनिट में हम जनरली केल्विन स्केल पे लेते हैं. और जैसे इस इक्वेशन में दिख रहा है कि सेल्सियस और केल्विन में एक लीनियर रिलेशनशिप है, जो मतलब अगर चेंज इन टेम्परेचर एट सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर एट केल्विन दोनों बराबर होते हैं. तो चेंज लेना होता है तो हम किसी में भी ले सकते हैं. फिर उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन. ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी की लेंथ या फिर किसी की वॉल्यूम V1 या L1 है, तो उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे हम जब हीट देते हैं उसको, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना मतलब हमने उसको कुछ हीट दी, वो हीट देने के बाद फिर हम उसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, L2 पे पहुंच जाएगा और वॉल्यूम V2 पे जा सकती है. तो लीनियर एक्सपेंशन ये बोलता है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लेंथ कितना इंक्रीज होगी, और वो इस इक्वेशन से देते हैं. तो डेल्टा L = L अल्फा डेल्टा T, जहाँ अल्फा होता है लीनियर कोफिशिएंट, मतलब लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. और वॉल्यूम के लिए रिलेशन होता है डेल्टा वॉल्यूम = वॉल्यूम इनिशियल इंटू बीटा इंटू डेल्टा T, जहाँ बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. इसके बाद हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे. हीट कैपेसिटी होती है, अगर ये हीट कैपेसिटी होती है ये C वाला टर्म, और ये C होता है Q = C डेल्टा T होती है. वो बताता है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है, इसका मतलब मैंने कितनी उसको एनर्जी दी होगी, वो होता है Q. तो वो Q = C डेल्टा T होता है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि C = Q/ΔT, जिसमें C होता है हीट कैपेसिटी. तो ये होता है कि पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर पे हमको कितनी एनर्जी देनी होती है. और स्पेसिफिक हीट ये होती है कि Q = CM/ΔT. तो इससे ये C स्पेसिफिक हीट आती है, जहाँ C = Q/M × ΔT. और स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है पर यूनिट मास हमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम इसको Q एनर्जी दें. मतलब Q एनर्जी अगर हमने उसको दी तो पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन पर यूनिट मास का होगा.
ठीक है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस ये होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास की बात करती है और हीट कैपेसिटी जनरली एक कोई भी मास जिसका बॉडी का मास m है उसके लिए हम बात करते हैं। फिर होता है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2। तो सब्सटेंस का फेस अगर चेंज हो रहा है फेज 1 से लेके वो फेज 2 में जा रहा है, से सॉलिड से लेके वो लिक्विड में जा रहा है, तो उसको एनर्जी हमें Q देनी होती है। तो ये जो Q एनर्जी हमने उसको दी दैट विल बी इक्वल्स टू उसका हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ इनटू m, उसका मास। वर्क डन बाय सिस्टम, work done by system is equals to W which is equals to integral of dW which is equals to integral of pdV। ये dW का मतलब होता है कि अगर एक पाथ है से 1 से लेके 2 एक पाथ है जिसमें हम स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 पे पहुंच रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा W। लेकिन अब ये वर्क डन होगा जो छोटा सा वर्क डन, फिर अगर हम इस पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर दें तो हम इसका छोटा से का DW बोल सकते हैं वर्क डन। तो अब हम छोटे छोटे सारे प्रोसेस के छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करेंगे जब, तो फिर वो इंटीग्रल ऑफ DW लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू कंप्लीट वर्क डन। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो वर्क है ये पाथ डिपेंडेंट होता है। हाँ, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है कि अगर पाथ यहाँ से यहाँ मतलब डिफरेंट पाथ लिया जाए तो फिर डिफरेंट वर्क डन आता है, भले स्टेट सेम है, तो इसलिए वो पार्ट डिपेंडेंट होता है। और इंटीग्रल ऑफ DW को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ PdV, ठीक है। उसके बाद होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये होता है कि अगर टोटल एनर्जी उस सिस्टम की होती है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी और दूसरा वो एनर्जी आती है जहाँ वर्क मतलब सिस्टम का वर्क डन हम जब डिफाइन करते हैं तो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ये सिस्टम की टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जाते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है या फ्री एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें Q का वैल्यू 0 होता है। अगर हम इस इक्वेशन में Q का वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W मिलेगा। दैट्स राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। जैसे कि हम ऊपर वाली इक्वेशन में देख सकते हैं DW वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ DV। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो DV इक्वल्स टू 0, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। और वर्क डन अगर 0 होगा तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। माने हमने जितनी भी एनर्जी उस सिस्टम को दी है सारी की सारी एनर्जी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाती है। राइट। साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं पहले स्टेप में या कितने भी स्टेप्स में, और फिर दोबारा से हम उसी इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं। तो अगर इंटरनल एनर्जी होती है तो वो स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी अगर एक सिस्टम की होती है वो स्टेट पे डिपेंड करती है। भले हमें बताना हो कि वो स्टेट कैसे अचीव हुई है, कैसे अटेन हुई है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है तो उसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर स्टेट पे सेम ही होगी, लेकिन वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है का मतलब हम दोबारा से घूम के फर्स्ट स्टेट पे आ गए हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 हो जाएगा, माने इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 का मतलब कि टोटल Q इज इक्वल्स टू टोटल W। आगे हम बढ़ेंगे फ्री एक्सपेंशन पे। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे फ्री एक्सपेंशन पे। फ्री एक्सपेंशन होता है जब वर्क डन इक्वल्स टू 0 होता है और Q इज इक्वल्स टू 0 होता है। इस दोनों W और Q इक्वल्स टू 0 को आप इस बड़ी इक्वेशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाती है। फिर हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। बेसिकली हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म तक आने से पहले हम एक बार समराइज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दिस इज द बेसिक लॉ, और हमारे जो बाकी एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया दैट इज जिसमें Q0 हो गया, हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो गया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया दैट इज और फिर हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया या फ्री एक्सपेंशन का हो गया जिसमें वर्क डन भी 0 होता है, Q भी 0। हर प्रोसेस में हम मैनिपुलेट करके Q, W और डेल्टा E के रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल लेते हैं जिसमें हमें एक दो प्रोसेस की डेफिनेशन से आ जाती हैं। और ये
हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इसमें जो साइन कन्वेंशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग द वैल्यूज़ इन द लॉ. दैट इज़ क्यू का साइन, कि जब हीट देने पे और हीट लेने पे साइन डिफरेंट होता है. वर्क का साइन और डेल्टा ई का साइन, इंटरनल का साइन, वो भी चेंज होता है. तो बेसिकली साइन कन्वेंशन के बिना रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला इज रियली ऑफ नो यूज. और साइन कन्वेंशन कैसे रहता है वो विल जस्ट लुक इन अ वाइल. नाउ वी कम टू हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म. दैट इज, उसमें पहला हम देखते हैं कंडक्शन. तो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म वैसे 3 प्रकार के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. सो कंडक्शन वो होता है जब अगर एक कोई ग्लास स्लैब है या कोई भी एक लेयर है जिसके थ्रू एनर्जी पास हो रही है Q, ठीक है. अब वो Q वाली एनर्जी पास हो रही है तो हमें बताना है कि इसका कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है का मतलब टेम्परेचर इनिशियली कुछ और है और बाद में कुछ और है, मतलब पहले कोई और था बाद में कोई और है. तो पहले सपोज यहाँ TH वाले टेम्परेचर से एनर्जी निकल रही है और पहुँच रही है TL वाले टेम्परेचर पे, और ये लेंथ अलॉन्ग विच द एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वो है L, और जो एरिया है अक्रॉस विच जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है ये वाला एरिया वो होता है A. और अगर इस पूरे मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K, तो हम इक्वेशन बोलेंगे कि पावर विच इज पावर ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल्स टू एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि पावर है तो डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज इक्वल्स टू KA TH माइनस TL डिवाइडेड बाय L, जहाँ पे K इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी, A इज इक्वल्स टू एरिया अक्रॉस विच जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, TH और TL टेम्परेचर डिफरेंट, TH माइनस TL इज लाइक डेल्टा T बोलते हैं हम, और डिवाइडेड बाय L अलॉन्ग विच जहाँ लेंथ में ट्रांसफर हो रही है एनर्जी. दैट्स राइट. ठीक है. अब उसके बाद एक इक्वेशन होती है कि सपोज हमें K का वैल्यू नहीं पता है तो हम इस इक्वेशन से K का वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हमें R पता हो तो, जहाँ R इज इक्वल्स टू L बाई K. R क्या होता है? R होता है थर्मल रेजिस्टेंस. R जितना ज़्यादा होगा, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम उसकी कंडक्टिविटी होगी. करेक्ट. आगे कंडक्शन थ्रू अ कॉम्पोजिट स्लैब. अभी तक हमने बात की थी अगर एक ही स्लैब है तो, एक ही लेयर है तो. अगर बहुत सारी लेयर्स हैं ऐसे एक साथ है तो हम बोलेंगे ये कॉम्पोजिट स्लैब है. तो इसके अक्रॉस जो फुल्ली कंडक्शन, जो पूरी जो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके कारण कुछ पावर होगी, उसकी कुछ पावर होगी. दैट पावर विल बी इक्वल्स टू Q ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, तो विच इज इक्वल्स टू एरिया इंटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L बाई K. मतलब इन सबकी कुछ L1 होगी, इसकी कुछ L2 होगी, इसकी कुछ L3 होगी एंड सो ऑन अगर बाकी स्लैब्स है तो. और इन सब मटेरियल का अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी. तो L बाई K का समेशन हमें डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर में A इंटू TH माइनस TC माने डेल्टा T रखना है. ठीक है. दैट इज राइट. तो बेसिकली TH हमारा यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर एट द हॉट एंड और TC हो जाएगा टेम्परेचर एट द कूलर एंड. या अब होती है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन होता है जनरली, कन्वेक्शन हम तब यूज करते हैं जब किसी फ्लूइड के थ्रू एनर्जी पास होती है. दैट्स राइट. तो फ्लूइड के थ्रू अगर एनर्जी पास हो रही है तो कन्वेक्शन होता है. तो कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू, पावर ऑफ कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू H इंटू A इंटू TT माइनस T इन्वायरमेंट, जहाँ H इज इक्वल्स टू थर्मल, H इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, H इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, A इज इक्वल्स टू एरिया, T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट किसी भी टाइम T पे, माइनस T इन्वायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट का किसी क्या टेम्परेचर है. इसमें T से हम देख सकते हैं कि ये पावर ऑफ कन्वेक्शन वेरीज ऑन टाइम, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन भी चेंज होता रहता है. दैट्स राइट. ठीक है. तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो एक होता है हमारा कंडक्शन, एक होता है हमारा कन्वेक्शन. कंडक्शन बेसिकली थ्रू सॉलिड्स रहते हैं व्हेन द हीट इज ट्रांसफरिंग थ्रू अ सॉलिड, और कन्वेक्शन होता है व्हेन हीट इज ट्रांसफरिंग थ्रू अ फ्लूइड. रेडिएशन का फॉर्मूला होता है पावर ड्यू टू रेडिएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्स नॉट एरिया इंटू T टू द पावर 4. इधर सिग्मा की वैल्यू होती है 5.6703 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में होती है ये. और एप्स नॉट होता है एमिसिविटी, जो एक पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. एरिया होता है वो एरिया अक्रॉस विच, सरफेस एरिया अक्रॉस विच रेडिएशन हो रहा है. T होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मतलब जो टेम्परेचर बॉडी का होगा वही उस सरफेस का भी टेम्परेचर होगा. यहाँ हम एक अजम्पशन लेते हैं. ये होती है पावर विच इज रेडिएटेड आउट बाय अ बॉडी, मतलब अगर रेडिएशन के प्रोसेस से अगर बॉडी अगर एनर्जी को बाहर निकाल रही है तो इस पावर ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला फॉलो करेगी.
अब रेडिएशन के कारण एनर्जी एमिट हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है उसी बॉडी से। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना करता है, सिग्मा एप्स नॉट ए इंटू टी टू द पावर 4, लेकिन टी होता है एनवायरमेंट का टेम्परेचर। राइट, मतलब बाहर वाले एनवायरमेंट का क्या टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, इसमें भी एरिया वही होता है, बिकॉज अल्टीमेटली तो देखना होता है कि यही बॉडी टेम्परेचर को इस टेम्परेचर एनवायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो तो एरिया हम उस सरफेस का लेंगे जो बॉडी का सरफेस एरिया है। करेक्ट, और बेसिकली सिग्मा की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज बेसिकली कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, राइट। तो इसकी वैल्यू होती है 5.6703 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद होता है पावर विच इज नेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अगर वही बॉडी पावर एब्जॉर्ब भी कर रही है, एमिट भी कर रही है, तो नेट पावर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है वो बताएंगे, पावर टोटल एब्जॉर्ब माइनस पावर विच इज टोटल रेडिएटेड, विच इज इक्वल्स टू, इसी में हम दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्स नॉट एरिया इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी एनवायरमेंट रेज टू द पावर 4। दैट्स राइट। उसके बाद हम बोलेंगे कि ई होती है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए एमिसिविटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो बेसिकली अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, जिसमें फिर हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की भी बात की, और इट मेनली डेल्ट विद द वैल्यूज ऑफ की, क्यू, डब्ल्यू एंड द इंटरनल एनर्जी। नाउ वी कम टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट एंट्रोपी। जैसे कि उन्होंने बोला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें होता है हम चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। मतलब अगर एक इनिशियल स्टेट 1 है और एक फाइनल स्टेट 2 है, तो एक वैसे एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन एक्चुअली एंट्रोपी होता क्या है, मतलब हाउ डू वी डिफाइन इट? एंट्रोपी होती है कि सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, सिस्टम में एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई भी रैंडमनेस हो सकती है, मतलब उसमें कितनी, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसी एक एंट्रोपी प्रॉपर्टी होती है जो मेजर करता है कि सिस्टम में उस पॉइंट ऑफ, मतलब जब उस स्टेट पे है तो उसकी कितनी रैंडमनेस है, उसको मेजर करने के लिए हमने एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी मोर द रैंडमनेस मोर द एंट्रोपी। हाँ, और ऐसा होता है कि चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसको हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू बाई टी, लेकिन तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अगर टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रहा है तो हम एक बहुत छोटा सा प्रोसेस लेंगे जब टेम्परेचर को हम अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है और उसमें चेंज जो हो रहा है एनर्जी का वो हो रहा है डी क्यू। तो अब हम बोलेंगे दिस डी क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू छोटा सा चेंज इन एंट्रोपी, और जब हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो छोटा छोटा चेंज इन एंट्रोपी बढ़ के बन जाएगा डेल्टा एस। ठीक है, तो उसी को हमने लिखा है कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, जहां टेम्परेचर ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक का चेंज देखेंगे। दैट्स राइट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो फिर हम टेम्परेचर को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, वो हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। राइट, तो यहाँ पे हमने के को कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है, स्टेट नंबर 1 है, तो हमें नहीं पता कि ये स्टेट कैसे अटेन हुई है, किसी भी पाथ से अटेन हुई है, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे है तो उसका एंट्रोपी का वैल्यू सेम होगा। राइट, तो बेसिकली अगर हम 2 पाथ्स डिफाइन कर देते हैं 1 और 2, स्टेट और 1 और स्टेट 2 अगर है, और मैंने इस स्टेट 1 से स्टेट 2 में गई लेकिन 2 डिफरेंट पाथ के थ्रू गई, तो हम ये बोलेंगे कि डिफरेंट पाथ है लेकिन फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम है, तो चेंज इन एंट्रोपी हमेशा उन दोनों स्टेट के बीच में कांस्टेंट होगा। तो दैट इज अ स्टेट फंक्शन। हाँ, तो ऐसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी कि जो हमारा वर्क होता है वो पाथ पे बेसिकली डिपेंड करता है, तो उसे हम पाथ फंक्शन कह देते हैं। राइट, वर्क को पाथ फंक्शन बोलते हैं। एनर्जी भी ट्रांसफर जैसे होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है। हमने बोला था इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, वो भी स्टेट पे डिफाइन होता है, मतलब ये 2 पर्टिकुलर स्टेट है तो उनके भले ही कोई से भी पाथ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे लेके जाओ तो उनका चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होगा। तो बेसिकली ओके, सो वी से कि जो हमारा एंट्रोपी चेंज और इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर है दैट इज अ स्टेट फंक्शन, वाइल द वर्क एंड द हीट ट्रांसफर W and Q दीज आर पाथ फंक्शंस। हाँ, अब हम डिफाइन करेंगे, अभी तक हमने स्टेट एंट्रोपी को स्टेट फंक्शन डिफाइन किया है, अब इस एंट्रोपी को
चेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो ये होता है कि एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 by V1 माने V फाइनल अपॉन V इनिशियल प्लस एन CV एल एन फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर. राइट. तो जब भी हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है या फिर डायरेक्टली V1 V2 और T1 T2 दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं. ओके. एक बात एंट्रोपी के केस में ध्यान रखने की ये होती है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ये सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए. सिस्टम का क्लोज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम अगर ओपन हुआ तो उसमें एनर्जी चेंज हो सकता है. सिस्टम क्लोज होगा तो या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा. अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो पूरे सिस्टम को क्लोज सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 0 होगा. अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ है तो एंट्रोपी का चेंज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इससे हम एक चीज़ यूनिवर्सली डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम जिसमें कोई भी एनर्जी आ जा नहीं सकती है उस क्लोज्ड सिस्टम के लिए एंट्रोपी हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगी या तो इंक्रीज होगी लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती है. ओके.